गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी जालोर। आज का अपना एक बेहतरीन लेक्चर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है हंता वायरस। इस वायरस के बारे में एक महीने से कई लोग परेशान हैं। ये वायरस क्या है, किस टाइप का ये वायरस है, कहाँ से आया, कौन से एनिमल से फैला, ह्यूमन में ये कितना तेजी से फैलता है, इंडिया में इसके केस आए या नहीं आए, अगर ये वायरस हो जाए तो इसके क्या सिम्टम्स है, क्या ध्यान रखना है, इसके क्या ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस क्या है, कैसे इसको पहचानें, इन सब चीज़ों के बारे में वी विल बी डिस्कस इन दिस लेक्चर्स डिटेल में। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, बात है मई 2026 की। मई 2026 के अंदर एक शिप जो था, एक जहाज जो है वो अर्जेंटीना से होते हुए अटलांटिक ओशियन तक जा रहा था। ठीक है, एक जहाज था जिसका नाम था एमवी हॉन्डीज क्रूज। एमवी हॉन्डीज क्रूज। अब ये एमवी हॉन्डीज क्रूज नाम का जो जहाज था ये अर्जेंटीना से होता हुआ जो है अटलांटिक ओशियन तक जा रहा था। तो जब ये अटलांटिक ओशियन तक जा रहा था तो वहां पर उस जहाज के अंदर कुछ लोगों के बीमार होने की सूचना मिली। तो जैसे ही सूचना मिली तो गवर्नमेंट ने उस जहाज को रोक दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी जहाज में कोई लोग बीमार हो गए और जहाज को रोक दिया, ये कोई आम बात तो है नहीं। इसका मतलब यहाँ जरूर कुछ सीवियर केस हुआ है, जरूर कुछ बड़ी बात हुई है, इस वजह से इस जहाज को रोका गया। हुआ क्या था कि जैसे ही इस अटलांटिक ओशियन के अंदर ये जहाज जब सफर कर रहा था तो कुछ लोग जो है उनको बुखार आने लगा। यानी ये समझो 10-12 लोग थे, उनको स्टार्टिंग में जो है पहले बुखार आ गया। ठीक है, बुखार आने के बाद उन सभी लोगों में सेम सिम्टम्स देखे गए कि उन लोगों में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब हेमरेज हो रहा था। जब भी हेमरेज की बात आती है तो इसका मतलब ब्लीडिंग होना। उनके अंदर ब्लीडिंग हो रही थी और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे थे। रेस्पिरेटरी इश्यूज का मतलब उनकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। जब एक साथ 8-10 लोगों को सेम टाइप के जो है डिसऑर्डर या सेम टाइप्स के सिम्टम्स देखने को मिले, सेम टाइप की सिम्टोमेटिक कंडीशन देखने को मिली, तब उनका जो है जहाज को रोका गया और उसके बाद में उनका डायग्नोसिस कराया गया। डायग्नोसिस में पाया गया कि उनकी बॉडी के अंदर एक वायरस है। वो वायरस जिसको कोरिया के अंदर 1950 के अंदर ही डिस्कवर कर लिया था और 1970 के अंदर उसको जानवरों से आइसोलेट भी किया गया था। अब हुआ क्या, हम 1950 के अंदर चलते हैं। 1950 की अगर स्लाइड की बात करें तो देखो, जैसे मान लो ये एक एरिया है, जैसे कोई कोरिया का एरिया, फॉर एग्जांपल ये कोरिया है। ठीक है, और कोरिया के अंदर दो भाग है, मान लो ये तो है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। तो 1950 की बात है, 1950 की बात है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में एक युद्ध चल रहा था। युद्ध चल रहा था तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जो साउथ कोरिया के जो फौजी थे, जितने भी जो सोल्जर्स थे, वो सोल्जर जो है वो साउथ कोरिया की एक नदी के पास एक जंगल जो था उसमें जाकर के छुप गए। एक जंगल में जाकर के छुप गए, एक फॉरेस्ट में जाकर के जो है अपने आप को डिफेंसिव मैकेनिज्म में डाल दिया। अब हुआ क्या कि जिस जंगल में वो छुपे थे उस जंगल के जस्ट पास में एक नदी बहती थी और उस नदी का नाम था हंतन नदी। उस नदी का जो नाम था वो था हंतन नदी, हंतन रिवर। ठीक है, और उस नदी के आसपास में जो जंगल था, उस जंगल में जहाँ पर ये सैनिक जो साउथ कोरिया के जो जवान थे जिन्होंने अपने आप को छुपाया था, वॉर के टाइम में युद्ध चल रहा था उस समय साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, तो उस समय इन्होंने उस जंगल में अपने आप को हाइड कर दिया था। अब हाइड कर दिया तो वो कई दिनों तक जो है शायद उस जंगल में रहे थे, ऐसा जो है बताया जाता है। तो उस वजह से क्या हुआ कि उस जंगल में जो बहुत सारे माउस जो रहते थे, बहुत सारे चूहे जो है वहां पर जो है रहते थे पहले से ही। अब उन चूहों के अंदर एक वायरस जो है जो परमानेंटली पाया जाता था और उस वायरस का नाम जो है वो क्या था, हंता वायरस। हंता
वायरस। अब ये वायरस चूहों में कहाँ से आया, इसके ऊपर रिसर्च चल ही रहा है कि वो वायरस चूहों में कहाँ से आया और चूहों से पहले कौन से एनिमल में था या कहाँ था। उसकी बात करने के लिए हम अलग टॉपिक शुरू करेंगे, एक अलग लेक्चर, कि वायरस एक्चुअल में ये माउस में कहाँ से आया। लेकिन अगर हम बात करें कि जो वायरस ये देखा गया सबसे पहले, तो ये माउस की ही स्पीसीज में देखा गया, चूहों में देखा गया। अब ये क्या करते हैं, चूहे जब भी अपना एक्सक्रेट करते हैं, यानी अपना मल मूत्र जो है जंगल के अंदर छोड़ते थे, जैसे मान लो उनकी लार वगैरह जो है किसी चीज को खाते थे तो उनकी लार वगैरह जो है किसी प्लांट्स के किसी घास से चिपक जाती, पत्तियों से या जमीन पे चिपक जाती। जब वो मल मूत्र करते थे यानी अपना फीसेज वगैरह छोड़ते थे, ठीक है, या अपना यूरिन जो है एक्सक्रीट करते थे, तो इन सब के माध्यम से जो है अपना फीसेज जो एक्सक्रीट करते थे, अपना जो फीसेज एक्सक्रीट करते थे, तो इन सब के माध्यम से जो है ये अपना फीसेज जो एक्सक्रीट करते थे, तो इन सब के माध्यम से जो है ये वायरस जो है ये अपना फीसेज जो एक्सक्रीट करते थे, तो इन सब के माध्यम से ये वायरस जो है वो हवा के अंदर फैलने लगे, मतलब वहां की जमीन और वहां की हवा को जो है दूषित करने लगे। और ये समझो कि हवा के अंदर इन्होंने एक प्रकार का कॉलॉइड बना दिया जिसको हम कहते हैं एरोसोल। एरोसोल का मतलब होता है कि जब हवा के अंदर टाइनी पार्टिकल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे कण आ जाते हैं जो सॉलिड हो सकते हैं या लिक्विड हो सकते हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, एरोसोल। जैसे परफ्यूम से स्प्रे हम करते हैं, डीओ वगैरह को जब स्प्रे करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, छोटे छोटे सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। तो जब भी हवा में कॉलोइडल पार्टिकल्स आते हैं जो काफी छोटे होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, तो इस कंडीशन में एयर प्लस सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एरोसोल। अब हुआ क्या कि जितने भी सैनिक थे वो जंगल में विश्राम कर रहे थे और उस हवा के अंदर ये वायरस बहुत सारे फैल गए थे जो चूहों के मलमूत्र से या उनकी लार से जो है फैल रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में ये जो वायरस है ये उन सैनिकों के रेस्पिरेटरी ये जो वायरस है वो उन सैनिकों के रेस्पिरेटरी पाथवे में चले गए। रेस्पिरेटरी पाथवे का मतलब होता है उनके माउथ से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए उनके फेफड़ों में चले गए, और इस वजह से जो है उनके अंदर श्वास लेने में दिक्कत आने लगी और उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब बात आती है कि हंता वायरस को हंता वायरस नाम क्यों दिया गया, तो इसका रीजन आपको सामने से पता चल रहा है कि जहां पर हंता वायरस को खोजा गया था वहां पर जस्ट पास में एक नदी बहती थी, हंतन नदी, और उस हंतन नदी के नाम से ही इस वायरस का नाम क्या दे दिया, हंता वायरस। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी हंता वायरस की कि भाई हंता वायरस की एक्चुअल में ओरिजिन कहाँ से हुई थी, वो 1950 के अंदर चूहों से, और फिर इसी वायरस को 1970 के अंदर कुछ साइंटिस्ट ने आइसोलेट भी कर दिया था एनिमल से। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ये वायरस एनिमल से फैलता है। इट मीन्स ये भी इबोला वायरस की तरह किस टाइप की डिजीज है, जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब ऐसी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है या एनिमल से एनिमल में फैलती है, उसको हम जूनोटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि ये वायरस जो आपकी बॉडी में जा रहा है तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे। अगर ये वायरस बॉडी में चला गया तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि ये वायरस आपकी बॉडी में किस माध्यम से जा रहा है। जैसे अभी बताया था कि ये आपकी रेस्पिरेटरी फेलियर करता है, मतलब आपके श्वास की प्रॉब्लम शुरू करता है। तो श्वास की प्रॉब्लम को शुरू क्यों करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर कैसे एंट्री करता है। तो देखो, जैसे मान लो ये एरोसोल है, हम बात करते हैं कि ये ह्यूमन में कैसे एंटर करता है, हाउ दिस वायरस एंटर्ड इनटू ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन सेल्स और ह्यूमन ऑर्गन। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करता है इसकी बात करते हैं। तो देखो, अभी बताया था कि वायरस किस में है, चूहों में। वायरस है माउस के अंदर। ठीक है, अब माउस ने अपनी लार जो है वो छोड़ दी, कहाँ छोड़ी, उन भोजन पे जिसको ये खा रहे थे, या फिर माउस जो है उसने अपना मलमूत्र त्यागा, यानी अपना फीसेज वगैरह एक्सक्रीट किया, ये एक्सक्रीटा हो गए।
या अपना यूरिन वगैरह जो है उसको एक्सक्रीट किया। इन तीनों के माध्यम से ये जो वायरस है, कौन सा, हंता वायरस, जिसको हम कह सकते हैं हंता वायरस, ठीक है। तो ये जो हंता वायरस है ये एरोसोल में फैल गए। एरोसोल का मतलब हवा के अंदर पार्टिकल्स के रूप में फैलने लगे। अब जब इंसान, कोई भी इंसान जब ब्रीथ करता है, श्वास लेता है, तो ये एरोसोल के अंदर जो हंता वायरस है, ये हंता वायरस इस एरोसोल के यानी इस हवा के माध्यम से इंसान की बॉडी में चले जाते हैं, मतलब उसके नोज में चले जाते हैं, ठीक है। अब नोज में चले गए तो नोज से ये कहाँ चले गए, फेरिंग्स में यानी ग्रसनी में चले गए। फेरिंग्स से होते हुए कहाँ चले गए, लेरिंग्स में, और लेरिंग्स से होते हुए कहाँ जाएंगे, ट्रेकिया। ट्रेकिया से फिर जाएंगे आपकी ब्रोंकाई में, श्वास नली के अंदर से होते हुए श्वसनी में जाएंगे। ब्रोंकाई के अलग अलग पार्ट्स है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इस तरह से फिर होते हुए ये ब्रोंकियल्स में चले जाते हैं। और ब्रोंकियल्स जो कि श्वसनी का है, वहां से ब्रोंकियल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकियल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियल्स, मेटा ब्रोंकियल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। फाइनली जो है ये एक एल्वेलाई में चले जाते हैं। एल्वेलाई ये समझो कि फेफड़ों की यूनिट है, लंग्स की यूनिट है, और लंग्स का सबसे लास्ट पार्ट जहां पर ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई। तो ये इसका एक पाथवे हो गया कि माउस से कैसे ह्यूमन में एंट्री की और ह्यूमन के ऑर्गन तक इसने एंट्री कैसे की। तो इस टाइप से होता है। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स का डायग्राम जो होता है, अभी बताया था, जैसे ये माउथ है मान लो, इस माउथ से, ये इंसान का माउथ है, माउथ से ये जो डिजीज है, ये मतलब जो वायरस है, ये किसमें चला गया, फेरिंग्स में चला गया, ठीक है। फेरिंग्स से फिर चला गया ट्रेकिया में, फॉर एग्जांपल ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया से फिर ये चला गया ब्रोंकाई में, ये ब्रोंकाई हो गई। ब्रोंकाई अलग अलग टाइप की होती है, इस टाइप से खूब सारी ब्रांच बनती है, ब्रोंकाई से ब्रोंकियल्स वगैरह, ठीक है। तो ये समझो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकियल्स है, और फाइनली जो है ये लंग्स तक अब हम इंसान के जो फेफड़े होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो अब लंग्स में जो ये ट्यूब बन रही है, इस ट्यूब का सबसे लास्ट पार्ट जो खुलेगा, ये इस टाइप से थैली जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ऐसे छोटी छोटी, और इन्हीं थैली जैसी स्ट्रक्चर्स को हम किस नाम से जानते हैं, एल्विलाई। यानी लंग्स में सबसे लास्ट में जो एक कैविटी है जहां पर बाहर से आने वाली ऑक्सीजन वहां पर ब्लड में जाने की कोशिश करती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कंप्लीट करती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एल्विलाई। तो ये समझो कि एल्विलाई जो है वो एक्चुअल में क्या है। एल्विलाई के बारे में ये जानो कि एल्विलाई एक तो लंग्स की यूनिट है, लंग्स की जो है वो फेफड़ों की क्या है, इकाई है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये लास्ट स्टेशन है किसका, ऑक्सीजन का, उस लंग्स के अंदर जहां से ऑक्सीजन कहाँ एंट्री करेगी, ब्लड में। हम कह सकते हैं कि लास्ट स्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स। लंग्स में ऑक्सीजन का लास्ट स्टेज है, और उसका लास्ट स्टेशन है, उसके बाद में ये ऑक्सीजन जो है वो लंग्स को उस एल्विलाई को क्रॉस करके किस में जाएगी, ब्लड वेजल्स में जाएगी। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन, अब बात करते हैं कि वायरस जो है वो एल्विलाई में तो आ गया है, अब एल्विलाई से ये वायरस जो है वो ब्लड में कैसे जाता है। तो देखो हमारी जो एल्विलाई होती है, जैसे मान लो ये एक एल्विलाई है, फॉर एग्जाम्पल्स वी आर मेकिंग डायग्राम, ये एक एल्विलाई है। आपको तो पता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर 4 टाइप के जो है टिश्यूज पाए जाते हैं। हम पहले एल्विलाई बनाते हैं, ये हमारी एल्विलाई है, और हमारी एल्विलाई के अंदर ये समझो कि 4 टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला टिश्यू, हमारी एल्विलाई नहीं, हमारी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला टिश्यू जिसके जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसको कहते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। दूसरा टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू यानी मांसपेशी ऊतक, और 4th नंबर पर होता है न्यूरल टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। तो सबसे पहला जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये समझो कि हमारी बॉडी में जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है, जितना भी सिक्रेशन होता है, या हमारी बॉडी की जो सुरक्षा होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस बनती है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। अब यही एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, उनमें से एक जो टाइप टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल जो टिश्यू है उसकी लेयर आपके लंग्स की एल्विलाई में इस टाइप से होती है। तो ये आपके जो व्हाइट कलर की जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये समझो कि ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, और ये लंग्स की एल्विलाई के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर मैंने बताई, इस येलो कलर की स्ट्रक्चर्स को तो हमने नाम दिया एल्विलाई, और जो अंदर व्हाइट कलर की सेल है इसको हम कहते हैं एंडोथेलियम, इसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ईटी,
ईटी का मतलब एपिथेलियल टिश्यू। अब होता क्या है कि ये जो एल्वुलाई है इसमें बाहर से ऑक्सीजन आती है जिसको कहाँ एंट्री करनी है, ब्लड में। तो जब ब्लड में एंट्री करनी है तो ये समझो कि इसी एल्वुलाई के चारों ओर, जैसे मान लो ये एल्वुलाई है तो इस एल्वुलाई के चारों ओर जो है वो छोटी छोटी ब्लड वेजल्स इसके ऊपर जो है घूमती रहती है, छोटी छोटी ब्लड वेजल्स इसके ऊपर घूमती है। तो ये ब्लड वेजल जो है जिसको हम ब्लड कैपिलरी कहते हैं, ठीक है, ये मैं साइड में बता रहा हूँ पर एक्चुअल में इसके ऊपर होती है। ये समझो एक बॉल है, बॉल के ऊपर आप धागा लिपट लो, तो बॉल क्या थी, एल्वुलाई, और धागे जो छोटे छोटे थे वो एक्चुअल में ब्लड कैपिलरीज थी, रक्त केशिकाएं थी जो अपना ब्लड के अंदर की ऑक्सीजन एल्वुलाई को दे रही थी, CO2 एल्वुलाई को दे रही थी, और एल्वुलाई का ऑक्सीजन किस में जा रहा था, ब्लड में। तो मैं साइड में ये ट्यूब बता रहा हूँ, तो ये जो मैंने व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर साइड में बताई ये वाली, ये है एक्चुअल में ब्लड कैपिलरी, इसका नाम है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी क्या करती है, इस ब्लड को, ये ब्लड को एल्वुलाई के पास लेके जाती है। क्यों लेके जाती है, क्योंकि उस ब्लड के अंदर CO2 घुली हुई है जिसका हमने रेस्पिरेशन के टाइम में जो है प्रोडक्शन के रूप में बनाया था, जिसको रेस्पिरेशन में प्रोडक्शन के रूप में बनाया था, ठीक है। और इसी ब्लड के अंदर अब एल्वुलाई से क्या आएगी, ऑक्सीजन। यानी ये समझो कि यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर तो है एल्वुलाई और ये है ब्लड कैपिलरी, क्या है, ब्लड कैपिलरी। तो एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में गैसों का एक्सचेंज होता है। तो जो गैस अंदर जा रही है वो तो है ऑक्सीजन, और जो गैस बाहर आ रही है वो कौन सी होती है, CO2। तो एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरी, इन दोनों के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है, ये हमारी साइंस की भाषा में इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, जहां पर पार्शियल प्रेशर के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से ये सारी घटना होती है। अब ये तो बात हो गई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। अब हम किसकी बात कर रहे थे, वायरस की। तो मैंने ये कहा कि अगर ऑक्सीजन जो है वो आपके एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरी में आ सकती है, तो इट मीन्स जो वायरस है वो भी छोटे होते हैं, ये वायरस भी जो है वो आपके एल्वुलाई से होते हुए किस में चले जाते हैं, ब्लड के कैपिलरी में चले जाते हैं। जैसे ही ब्लड कैपिलरी में चले गए तो वायरस जो है वो ब्लड कैपिलरी से सीधा ब्लड कैपिलरी की सेल में चले जाते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर जैसे एल्वुलाई जो दिख रही है, एल्वुलाई के ऊपर भी एक सेल है जिसका नाम है एपिथेलियल सेल। ऐसी ऐसी सेल आपके ब्लड कैपिलरी के ऊपर भी होती है। ये जो ब्लड कैपिलरी दिख रही है इसके ऊपर भी सेल होती है, और इनको भी हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल, या इनका एक और नाम है एंडोथेलियल सेल। तो ये समझो कि ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर भी बहुत सारी सेल होती है, हम यहाँ पर ऐसे सेल बता रहे हैं। ये वाली जो सेल दिख रही है, ये एक्चुअल में सेल कौन सी है, ये ब्लड कैपिलरी की एपिथेलियल सेल है जिसको हम एंडोथेलियल सेल के नाम से भी जानते हैं, एंडोथेलियल सेल, ठीक है। अब एंडोथेलियल सेल क्यों कहते हैं, ये मैं टिश्यू वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये एक्चुअल में एपिथेलियल सेल ही है, लेकिन इसको इनर लाइनिंग की वजह से ब्लड कैपिलरी के अंदर इनर सबसे अंदर वाली लाइन इसको बनाती है, तो हमने लोकेशन के हिसाब से इसी एपिथेलियल सेल को किस नाम से जाना, एंडोथेलियल सेल के नाम से जाना, ठीक है। तो अब बात आ गई कि ये वायरस जो है वो आपकी बॉडी में कहाँ पहुंच गया, ये वायरस आपके शरीर के अंदर एंडोथेलियल सेल में पहुंच गया। अब होता क्या है, एंडोथेलियल सेल में जैसे ही एंट्री कर लेता है तो अब एंडोथेलियल सेल के पास क्या होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। जैसे ये एंडोथेलियल सेल है, अब एक एंडोथेलियल सेल तो है नहीं, पूरी की पूरी एंडोथेलियल सेल की पूरी क्या है, एक लेयर है। क्योंकि ब्लड कैपिलरी की बात, ये समझो कि आपके घर में पानी की जो नली है उसका साइड वाला जो नली जिससे बनी है उस साइड वाला जो सर्कल है उसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक की ट्यूब कहते हैं, PVC कह सकते हैं। इसी प्रकार आपकी जो ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी की जो लाइनिंग है वो जिस सेल से बनी है उसको एंडोथेलियल सेल कहते हैं। तो ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्या है, एंडोथेलियल सेल है, ठीक है, ये सारी की सारी एंडोथेलियल सेल है। अब होता क्या है कि हर सेल के ऊपर एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको दिख रही है, ये सब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट भी करता है, उसको बनाने में मदद कर रहा है, और बाहर से आने वाले पार्टिकल को पहचानता भी है कि वो बॉडी के लिए यूजफुल है या हार्मफुल। तो इसी प्रकार एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ऊपर प्रोटीन होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो इस बात का पता कराते हैं कि बाहर से कोई पार्टिकल्स आ रहा है उसको पहचानना है, तो ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं, रिसेप्टर। तो ये है अपने पास एक रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो प्रोटीन, पाए जाने वाले वो प्रोटीन जो बाहर से आने वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का
पता करते हैं और उनके अंदर और उसको एंट्री करते हैं, सेल में अलाउ करते हैं, तो उन प्रोटीन्स पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, रिसेप्टर। तो ये सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये समझो ग्रीन कलर के रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है सुनो, अब ये जो रिसेप्टर है, वैसे तो सेल में बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, पर उन्हीं बहुत सारे रिसेप्टर में एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है इंटीग्रीन। और इंटीग्रीन एक्चुअल में नाम प्रोटीन से आया है, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है वो एक्चुअल में रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, पर वास्तव में ये क्या है, सेल का एक टनल प्रोटीन है, या उसको इंटीग्रीन प्रोटीन के नाम से भी जान सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक टनल की तरह, सुरंग की तरह एक प्रोटीन पाया जाता है जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से किसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को इंटरनल साइटोसॉल में भेज सकता है, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रीन। और ये इंटीग्रीन अल्फा बीटा अलग अलग टाइप के होते हैं, बीटा A1 बीटा A2 वगैरह। ठीक है, तो उसी इंटीग्रीन प्रोटीन जो है, ये इंटीग्रीन प्रोटीन जो है वो किसका काम कर रहा है, रिसेप्टर। अब वैसे तो रिसेप्टर का काम क्या है कि सेल के लिए जो यूजफुल सब्सटेंसेज है उनको सेल के अंदर भेजने के लिए मदद कर रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि जो चीज आ रही है वो कई बार यूजफुल है या नहीं है, वो उसको ऐसे ही अलाउ कर देता है बनावट के आधार पर। तो यही घटना हमारी सेल के साथ, यही समझो एक बहुत बड़ा धोखा होता है। होता क्या है कि जैसे ही वायरस इसको दिखता है, तो आपको तो पता ही है कि वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स है। इसका मतलब ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ पार्टिकल है। तो जैसे ही सेल के रिसेप्टर इस वायरस को देखेंगे तो उसको लगेगा ये तो प्रोटीन है, ये तो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये तो एक लिपिड पार्टिकल्स है, चलो अलाउ कर दो, सेल को शायद कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि ये वायरस जो है वो सेल के अंदर एंट्री कर लेता है और सेल उसे अलाउ भी कर देती है। और जैसे ये वायरस आपकी सेल के अंदर एंट्री कर देता है, ठीक है, जैसे ये वायरस सेल में एंट्री कर लेगा तो ये आपके ही डीएनए के साथ मिल करके और उसके बाद में अपनी कॉलोनी बनाएगा। और जैसे ही कॉलोनी बनाएगा तो उस सेल के अंदर क्या शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन। तो ये समझो कि वायरस ने अपनी कॉलोनी बनाई, वायरस में एक कॉलोनी, और जैसे ही वायरस अपनी कॉलोनी बनाता है तो उस सेल के अंदर क्या शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और जैसे ही उस सेल में इन्फेक्शन, उस कोशिका में संक्रमण शुरू हो जाता है, तो सेल क्या करती है, वो अब खुद तो डैमेज हो रही है, उसको खुद को पता चल जा रहा है, सेल ये सब कुछ देख रही है, उसको खुद को तो पता चल गया कि मैं तो खुद खत्म हो रही हूँ। ये समझो आप, मैं इसको एक अलग उदाहरण से समझा दो। जैसे मान लो एक घर में आग लगी है, तो जिस घर में आग लगी है उस घर के लोग अगर घर से बाहर नहीं आ सकते तो वो कोशिश करेंगे कि वो पास वाले जो घर है उनको जो है फोन करे कि मेरे घर में आग लगी है, हम तो बाहर नहीं आ सकते, या तो हमें बाहर निकालने की कोशिश करो, या फिर क्या करो कि आप जैसे तैसे अपने घर से बाहर चले जाओ, क्योंकि आग फैल रही है और आपके घर को भी खराब कर सकती है। तो सेम कंडीशन यहाँ है, इस सेल के अंदर आग लगी हुई है, वायरस ने आग लगा दी है, तो ये वायरस जो है इस सेल को खत्म कर रहा है। तो सेल क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करता है। आपके जब इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि ये वायरस सेल को खत्म कर रहा है, सेल को डैमेज कर रहा है, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि एक केमिकल छोड़ता है, या हम कह सकते हैं कि आपकी सेल्स के थ्रू एक केमिकल निकलते हैं, और उस केमिकल को कहते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइन, और ये साइटोकाइन जो है ये क्या करता है, पास वाली सेल को अलर्ट करता है, पास वाले जितने भी सेल्स है उनको अलर्ट करता है कि वायरस आ रहा है, एक सेल खत्म हो चुकी है और आप सब सेल को जो है खत्म होने से बचना है, सो आप इन सेल से दूर हो जाओ। या फिर वो ये कहते हैं कि अपने अंदर एक प्रोटेक्टिव मेथड शुरू कर दो कि किसी भी तरीके से यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है ये यहाँ से। अब कई तरह के साइटोक्रोन जो है, साइटोकाइन जो है सिग्नल मिलते हैं सेल को, जैसे कि मान लो इंटरफेरॉन हो गया, इंटरफेरॉन हो गया, या इंटरल्यूकिन हो गया, इंटरल्यूकिन, या फिर और भी हो सकते हैं जैसे टीएनएफ हो गया, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर। ये वो सारे जो है साइटोकाइन रिस्पॉन्स होते हैं, साइटोकाइन सिग्नल्स होते हैं जो सेल को बचाते हैं। अब इसी प्रोसेस में क्या होता है, ये जो दूसरी आपको जो सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर की सेल दिख रही है, ये तो वहां से हट जाती है, वहां से अलग हो जाती है। क्यों, इनको पता चल गया कि सेल में जो है इन्फेक्शन शुरू हो गया। लेकिन अब पहले वाले सेल में क्या दिक्कत आती है, अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये एग्जाम 4 सेल का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, लेकिन ये समझो कि ये 4 सेल नहीं है, वहां पर अरबों खरबों सेल्स होती है, और इन अरबों खरबों सेल में से ये समझो कि 1000 सेल डैमेज हो गई और बाकी की जो सेल्स है वो डैमेज होने की कगार पर थी, लेकिन उनको बचा लिया गया अपने इम्यून सिस्टम ने। अब हुआ क्या
कि ये समझो कि हमारी बॉडी में 10,000 सेल है, 10,000 सेल में 100 जो सेल्स है वो इसके प्रभाव में आ गए वायरस के, और बाकी सेल बच गई। अब जो सेल थी, ठीक है, तो उनमें होता क्या है, मैं वापस एंडोथेलियल सेल बताता हूँ। देखो ये आपकी, मैं वापस उस डायग्राम को बता रहा हूँ, ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, रक्त वाहिनी है, रक्त केशिका है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड बह रहा है, जिसके अंदर की ऑक्सीजन एल्विलाई ले रहा था, और जिसके अंदर की CO2 एल्विलाई ले रहा था, और एल्विलाई का ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरी में आ रहा। तो अब ये आपकी बॉडी में एक ब्लड कैपिलरी है, और इस ब्लड कैपिलरी के अंदर ये समझो कि इसी ब्लड कैपिलरी के अंदर यहाँ पर ये सेल थी। इस सेल को थोड़ा मैं बड़ा बता रहा हूँ, इस टाइप से ये सेल थी। अब इन सेल में से मान लो इन दो सेल के ऊपर वायरस अटैक कर रहा है, एक तो ये पहली वाली सेल और ये दूसरी वाली सेल, और बाकी सेल जो है उनके ऊपर वायरस अटैक कर रहा था, लेकिन ये साइटोकाइन के रिस्पॉन्स में, साइटोकाइन के रिस्पॉन्स में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब अपने आप को बचा लिया। अब इन सेल ने तो अपने आप को बचा लिया है, पर जो ये वाली सेल थी ये क्या हो गई, खराब हो गई। इन सेल के अंदर पूरी तरह से डैमेजिंग कंडीशन आ गई। अब जब ये सेल वायरस के प्रभाव में डैमेज हो जाएगी, तो अब होगा क्या कि ये सेल थोड़ी हल्की हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और इनके जंक्शन टूटने लगेंगे। अब जैसे जंक्शन टूटेंगे तो क्या होगा कि जैसे मान लो इसको डायग्राम को मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर दो सेल है, पहली वाली सेल ये वाली है और दूसरी वाली सेल ये वाली है। अब जैसे ही इन सेल के अंदर बहुत सारे वायरस आ गए, तो वायरस की वजह से क्या होगा, इन सेल के जो जंक्शन है वो टूट गए। अब टूटेंगे तो क्या कंडीशन आएगी, टूटेंगे तो ये समझो कि एक पहली वाली सेल दूसरी वाली सेल से थोड़ी क्या हो गई, अलग हो गई। अलग हो गई तो बीच में क्या बन गया, एक गैप बन गया, और गैप बनने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड है, या हम कह सकते हैं ब्लड का जो लिक्विड भाग है प्लाज्मा, ये प्लाज्मा अब यहाँ से क्या होगा, लीक हो जाएगा, और लीक होगा, और यहाँ से लीक होकर किस में चला जाएगा, ये लीक होते ही चला जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस में। इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगा और धीरे धीरे ये इसमें चला जाएगा, एल्विलाई में चला जाएगा, या प्लूरल फ्लूइड्स के साथ मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये घटना हम एक सीक्वेंस के तौर पे बताते हैं कि एक वायरस था, ठीक है, और ये वायरस क्या कर रहा था, आपकी एंडोथेलियल सेल में जाता है, एंडोथेलियल सेल में एंट्री करता है, ठीक है। एंट्री करने के बाद फिर क्या करता है, अब एंट्री किसके थ्रू कर रहा है, तो मैंने बताया था एक प्रोटीन के थ्रू, इंटीग्रल प्रोटीन होता है उसके थ्रू। जैसे एंट्री करता है तो ये क्या करता है, उन एंडोथेलियल के सेल के जो जंक्शन है उनको ब्रेक कर देता है। जैसे ही जंक्शन ब्रेक हो जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। सेल लूज हो जाएगी तो फिर ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा था उसका क्या हो गया, वो लीकेज हो गया, उसका लीकेज हो गया। जैसे ही ब्लड प्लाज्मा का लीकेज होगा, ये ब्लड प्लाज्मा जो है वो किस में चला जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाएगा, इंटर सेल्यूलर स्पेस में चला जाएगा। और जैसे इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगा तो धीरे धीरे ये किस में चला जाएगा, एल्विलाई में चला जाएगा। अब एल्विलाई में चला गया, अब वो एल्विलाई, वो कुपिका जो ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कर रही थी, अब वहां पर क्या आ गया, अब वहां पर आ गया ये फ्लूइड आ गया, प्लाज्मा आ गया। तो श्वास लेने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, और जब श्वास लेने में दिक्कत आएगी तो सीधी सी बात है कि प्रॉब्लम जो है वो होनी ही होनी है। तो इसका मतलब ये समझो कि अगर फिर से हम एल्विलाई का डायग्राम बनाए, तो ये अपने पास एल्विलाई थी और ये अपने पास ब्लड कैपिलरी थी। अब जैसे ऑक्सीजन आ रही थी तो ऑक्सीजन किसको क्रॉस कर रही थी, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो पहले एल्विलाई की वॉल को क्रॉस कर रही थी, एल्विलाई की वॉल को क्रॉस कर रही थी, फिर वॉल को क्रॉस करते हुए किस में आ रही है, इस स्पेस में आ रही थी, इसको हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, ICS। और उसके बाद में ये किस में आ रही थी, ब्लड कैपिलरी में आ रही थी, ब्लड कैपिलरी में आ रही थी। अब क्या दिक्कत आई कि अब या तो इस ऑक्सीजन जो है, इस एल्विलाई की जो वॉल है इसमें क्या आ गया, ये फ्लूइड आ गया। अब इस फ्लूइड की वजह से ऑक्सीजन जो है वो अब ब्लड कैपिलरी में जा नहीं पाएगी। अगर ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में नहीं जा रही है तो CO2 ब्लड कैपिलरी से आपकी जो है एल्विलाई में भी नहीं आ पाएगी। तो ऑक्सीजन एंड CO2 बोथ गेट अनफेवरेबल कंडीशन, जिसकी वजह से वो दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन को रोक देती है।
न ऑक्सीजन बॉडी में जा पाती है और न CO2 बॉडी से बाहर मतलब अपनी जो है कैपिलरी से बाहर आ सकती है, क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया, फ्लूइड आ गया। और ये फ्लूइड जो है इनके डिफ्यूजन्स को कम कर देता है, इनके जो स्पेस है उनको कम कर देता है, और इसकी वजह से फिर दिक्कतें आ जाती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही नहीं आती, यहाँ पर ये जो फ्लूइड बाहर आया है, अभी मैंने बताया कि ये जो फ्लूइड बाहर आ रहा है ये ब्लड से लीकेज होके आ रहा है, और ये लीकेज होके इधर भी तो आया है, और इस भाग को क्या कहते हैं हम, ICS, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। और इस भाग में आया है तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लड कैपिलरी है, मोस्टली वो ब्लड कैपिलरी जिसकी परमिएबिलिटी पहले से ज्यादा है, जैसे लंग्स और किडनी, तो वहां पर अगर ये सेल एंडोथेलियल सेल अगर इन्फेक्ट हो गई तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर सूजन आना तय है। तो आपकी बॉडी में किडनी और लंग्स तो खराब होंगे, साथ ही साथ बॉडी के अंदर पेनफुल कंडीशन आएगी, सीवियर शॉर्टेज ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी, और साथ ही साथ जो है हम कह सकते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगा। मतलब इंसान वायरस से नहीं मर रहा है, इंसान मर रहा है आपके एक इम्यून रिस्पॉन्स के चेंज होने की वजह से, इम्यून सिस्टम के चेंज होने की वजह से, जो इस वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो है हमने यहाँ बताई।